हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के इस चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड के पार्ट 10 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस टॉपिक को पराध्वनि के अनुप्रयोग को। तो पिछली वीडियो में हमने पराध्वनि के बारे में सीखा था, यानी अल्ट्रासाउंड क्या होता है हमने ये देखा था। जल्दी से रिकॉल कीजिए क्या था अल्ट्रासाउंड। हमने ये देखा था कि जो मनुष्य होते हैं वो एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं। वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति की तरंगे होती हैं उनको क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे, है ना? और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगों को, ध्वनि तरंगों को कहते हैं पराध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड। ठीक है? तो आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगे, इतनी उच्च आवृत्ति की तरंगे, कहाँ पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो जनरली गुण देख लेते हैं पहले। उच्च आवृत्ति की ये तरंगे होती हैं पराध्वनि। फिर अवरोधों की उपस्थिति, अवरोध यानी कि कोई ऑब्स्टेकल है बीच में, कोई ब्लॉक है बीच में, ब्लॉकेज आ रहा है, रोक रहा है कोई चीज़, ऐसे ये जा रही थी, ठीक है? जैसे ये जो पराध्वनि तरंगे ये पेन की निब की ऐसे जा रही है, इसी डायरेक्शन में, और यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, तो फिर भी ये एक निश्चित पथ पर गमन करने का गुण रखती है कि अच्छा ठीक है, ये ब्लॉकेज है तो यहाँ से टकरा के वापस भी आ सकती है, तो एक निश्चित डायरेक्शन में जाने का गुण रख रही है, ठीक है? ये मतलब है इसका। अभी हम देखेंगे भी कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है। उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में इनका विस्तृत रूप में यूज़ होता है। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में तो आपने कभी ऐसा सुना होगा जनरली कि किसी के पेट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर उसका पता लगाना चाहते हैं, ऐसे ही उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो उन डॉक्टर कहते हैं कि आपका अल्ट्रासाउंड होना है। अल्ट्रासाउंड जिससे कि आपके पेट में पता चल जाए कि क्या-क्या चीज़ें, कुछ इन्फेक्शन है या कुछ है। तो वही जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें पराध्वनि तरंगों का ही यूज़ होता है। उसे कहते कुछ और है, लेकिन मतलब कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफ़ी है। अल्ट्रासाउंड ही बोल देते हैं उसको, क्योंकि उसमें पराध्वनि तरंगों का यूज़ हो रहा है। ठीक है? तो अब जनरली कहाँ-कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, कहाँ-कहाँ इसके एप्लीकेशंस हो रहे हैं, वो देखते हैं। कुछ भाग ऐसे होते हैं, जैसे कुछ नली है, सर्पिलाकार नली है, अभी मैं आपको बताती हूँ, विषम आकार के पुर्जे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, जहाँ तक हमारा हाथ डायरेक्टली नहीं पहुँच सकता, या जिसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, जिन पर पहुँचना कठिन होता है। जैसे अगर मैं एक सर्पिलाकार नली, यू आकार की नली ड्रॉ करूँ, अब इस भाग तक, यहाँ तक अगर आपका हाथ पहुँच रहा है इधर साइड से भी, इन पर आपका हाथ नहीं पहुँचेगा इस तरीके से। तो आप कैसे इसको साफ़ करेंगे? इसको आप साफ़ कर सकते हैं इन पराध्वनि तरंगों की सहायता से। अब कैसे? ये जो अवयव होते हैं जिसको भी आपको साफ़ करना है, जैसे उस नली को, तो उसको आप एक विलयन में रखते हैं, मार्जिन विलयन में। अब उस विलयन में आप पराध्वनि तरंगों को भेजते हैं। अब पराध्वनि तरंगे कैसी हैं? उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। तो ये उच्च आवृत्ति की तरंगे वहाँ से गंदगी या फिर जो भी धूल या चिकनाई होती है, उसको हटा देती है और उसको साफ़ कर देती है नली को। तो इस तरीके से नली साफ़ हो जाती है, जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था या जिसको साफ़ करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। दूसरा इसका यूज़ है कि धातु के ब्लॉक में दरारें आ जाती हैं या कुछ दोष हो जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, उनको पता लगाने में इसका यूज़ होता है। तो धातु के ब्लॉक कहाँ यूज़ होते हैं पहले तो? देखिए, भवन होते हैं, बड़े-बड़े भवन, पुल होते हैं, मशीन होता है, वैज्ञानिक उपकरण, जैसे भवनों में यूज़ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिलर्स होते हैं, तो वहाँ पे धातु के ब्लॉक्स लगे होते हैं, पुलों में लगे होते हैं। अब अगर इनमें कोई-सी भी, थोड़ी-सी भी दरार हुई, तो फिर ये वहाँ पे क्या, लोगों जो पुल पे चलेगा उसके लिए तो ये डेंजरस होगा ना, कि उस पुल पर थोड़ी-सी भी दरार है, तो कभी भी उससे कुछ भी नुकसान पहुँच सकता है। तो बिल्कुल वो ऐसा इन दोषों से फ्री होना चाहिए, इन दरारों से फ्री होना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है? तो इस ऐसे पता कैसे लगा पाएँ कि धातु के ब्लॉक में कोई दरार है? और हम उसको भवन बनाने में या पुल बनाने में या मशीन बनाने में या वैज्ञानिक उपकरण बनाने में यूज़ ना करें, और जगह भी यूज़ होते हैं ये, तो वहाँ पे ऐसे यूज़ ना करें। देखिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पराध्वनि तरंगों को। देखिए, ऐसा सेटअप होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये धातु का ब्लॉक है, ठीक है? ये जो आपको ये शेडेड वाला पूरा दिख रहा है। अब इस धातु के ब्लॉक में हमने भेजी पराध्वनि तरंगे इस साइड से, लेफ्ट साइड से। जिधर साइड से भेजी जाती है उधर की तरफ, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि एरो के 2 कोने हैं। ठीक है? और जिधर तरफ है उस तरफ इस एरो की निब है, मतलब इस तरीके से है वो, ऐसे है, इधर से आ रही है तो इधर 2 हिस्से हैं और इधर को निब है, जिधर जा रही है, ठीक है? अब पराध्वनि तरंगे आपने धातु के ब्लॉक से भेजी, जब आपने धातु के ब्लॉक से भेजी तो जहाँ पर कोई भी दोष नहीं था इधर साइड, तो इधर वाली साइड आपने रखा है एक संसूचक, संसूचक यानी कि जो डिटेक्ट करेगा कि अच्छा पराध्वनि तरंगे आ गई, ठीक है? वो पता लगा लेगा कि पराध्वनि तरंगे आ गई। अब वो मॉनिटर भी हो सकता है जिसमें दिख गई कि पराध्वनि तरंगे आ गई, पर डिटेक्टर है। अब यहाँ से जब भेजी ना, तो यहाँ पे तो कोई दोष नहीं था, तो यहाँ से सीधे आगे चली गई, यहाँ से भी सीधे आगे चली गई। पर यहाँ पे दोष है, तो यहाँ से वो सीधे आगे नहीं जा पाई, फिर यहाँ से वो टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में आ गई।
क्यों? परावर्तन के कारण। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस वाले डिटेक्टर पे तो कोई आ ही नहीं पराध्वनि तरंगे। क्यों नहीं आई? क्योंकि बीच में कोई ना कोई दोष रहा होगा, बीच में कोई ना कोई दरार रही होगी। इस तरीके से पता लगा लिया जाता है कि धातु के ब्लॉक में दरार है, और तब हमें पता चल जाता है कि ठीक है, अब हमें इसको रिप्लेस करना है या इसको नहीं लगाना है। ठीक है? तो हमने इस तरीके से किया कि प्रेषित तरंगे धातु के ब्लॉक से निकली जाएँगी, संसूचक में उनका पता लगेगा, और अगर दोष होगा तो वो वहाँ पे जाएँगी ही नहीं संसूचक में, तो हमें पता लग जाएगा कि बीच में दोष है। ठीक है? तो ये आपके पास यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि कोई और तरंगे हम यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि कोई और तरंगे, ये पराध्वनि तरंगे होती हैं। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ये उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। जिन भी तरंगों की आवृत्ति ज़्यादा होती है ना, उनकी तरंग-दैर्ध्य कम होती है। ठीक है? तरंग-दैर्ध्य कम क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वेग का फ़ॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? v इज़ इक्वल्स टू न्यू लैम्ब्डा, है ना? यही हमने पढ़ा है। अब इसमें जो ये न्यू और लैम्ब्डा होता है, क्योंकि लैम्ब्डा अगर v के नीचे चला गया, तो न्यू यानी कि आवृत्ति, और जो ये लैम्ब्डा होता है, उन दोनों, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ कि हमने कहाँ पढ़ा है, पीछे इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो ये लैम्ब्डा अगर इसके नीचे हर में चला गया, तो जो लैम्ब्डा यानी तरंगदैर्ध्य और ये आवृत्ति का रिलेशन होगा, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना? तो यानी एक अगर ज़्यादा होगी तो दूसरी कम। तो यहाँ पे अगर उच्च आवृत्ति इसकी है, तो इसकी लैम्ब्डा क्या होगी? कम होगी। तो अगर आप दूसरी तरंगों को यूज़ करें, तो उनकी जो तरंग-दैर्ध्य होती है वो ज़्यादा होने के कारण, जैसे अगर आप ज़्यादा तरंग-दैर्ध्य वाली को यूज़ करें, तो वो यहाँ से कोनों से निकल के आगे चली जाती है। तो आप पता नहीं लगा सकते, मतलब अगर दोष भी है, 1 मिनट, अगर दोष भी है तो वो उनसे आगे पास हो जाती है, किनारों से मुड़कर आगे चली जाती है। ठीक है? इसलिए हम दूसरी तरंगों का यूज़ नहीं कर रहे। तो मतलब सबसे बेस्ट पराध्वनि तरंगे हैं यहाँ पे। अब आपने इकोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी का नाम सुना होगा। देखिए, ई फॉर यहाँ पे हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में, तो ई फॉर इको, ठीक है? सी फॉर कार्डियो, ये जो कार्डियो तक लिखा है, फिर जी फॉर ग्राफी, ठीक है? कार्डियो का मतलब होता है वैसे जो हृदय से रिलेटेड होता है। यहाँ पे भी पराध्वनि तरंगों का यूज़ किया जाता है। कैसे? पराध्वनि तरंगों को हम हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाते हैं यहाँ पे। कैसे? देखिए, पराध्वनि तरंगों को जब हमने हृदय के अंदर भेजा, ठीक है, किसी डिवाइस से भेजा जब, तो वहाँ पे हृदय के अलग-अलग भाग में अलग-अलग पदार्थ से हृदय बना है। तो हृदय के अलग-अलग भाग की क्योंकि घनत्व अलग-अलग होगा, तो वहाँ से परावर्तित होंगी जब ये पराध्वनि तरंगे, तो अलग-अलग भागों की एक अलग-अलग पिक्चर बन जाएगी। मतलब अलग-अलग पिक्चर की, ऐसा ये पार्ट दिखता है, ऐसा ये, तो वो इस तरीके से बन जाएगा, मतलब हृदय का एक प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखिए, हृदय का वैसा ही प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे, पर हृदय के किस भाग में क्या चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर अगर कुछ डिफेक्ट है, वो पता चल जाएगा। इस तरीके से हम इकोकार्डियोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो जनरली बस ये याद रखिए कि हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है इकोकार्डियोग्राफी से, ठीक है? ईसीजी याद रखिएगा। अब पराध्वनि संसूचक के रूप में, यानी कि डिटेक्टर के रूप में भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे हृदय का प्रतिबिंब बना रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे अलग-अलग जो भाग होते हैं उनका प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे एक एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम पराध्वनि तरंगों को भेजते हैं शरीर के आंतरिक भागों में, और जैसे यकृत है, पित्ताशय है, गर्भाशय है, गुर्दे हैं, उनका प्रतिबिंब बनाते हैं। अब प्रतिबिंब बनाना इसलिए भी कि किसी को कोई इन्फेक्शन है, उसका पता नहीं चल पा रहा, तो ये देखने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इन भागों में, वो देखने के लिए। कभी किसी के पेट में, मतलब इन भागों में कहीं पर पथरी होगी, जैसे गुर्दे में होती है, तो उस पथरी को डिटेक्ट करने में या फिर वहाँ पे उस पथरी को तोड़ने में भी अभी हम देखेंगे, तो इनका यूज़ होता है। अब जो डॉक्टर, ये जो जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं, ये हमें, डॉक्टर को ये बताता है कि शरीर की असामान्यताओं, जैसे अगर पित्ताशय या गुर्दे में पथरी है उसके बारे में, और इवन बहुत सारे अंगों में ट्यूमर होता है, उसका पता लगाने में भी सहायक। तो मेडिकल में इनका बहुत यूज़ किया जाता है पराध्वनि तरंगों का। अब देखते हैं कैसे हम किया जाता है। जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि पराध्वनि तरंगे सबसे पहले शरीर के ऊतकों में गमन करती है। जैसे हम, अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुर्दे में पथरी है कि नहीं है, तो मैं उसको पहले प्रतिबिंब बनाऊँगी। तो सबसे पहले पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं। अब शरीर के ऊतकों में जब वो गमन करती हैं, तो घनत्व में जहाँ पे परिवर्तन होता है ऊतक के, क्योंकि जहाँ पर ऊतक का घनत्व सेम-सेम होना चाहिए, जहाँ पे घनत्व में परिवर्तन हुआ, जैसे मान लें पथरी है, तो वहाँ पे घनत्व में परिवर्तन हुआ, तो वहाँ से वो टकराकर जो पराध्वनि तरंगे होंगी, वो उस स्थान से तरंगे परावर्तित होंगी और वापस आ जाएँगी। अब वापस जब आएँगी, इन तरंगों को डिटेक्ट कर लिया जाएगा संसूचक में, ठीक है? अब संसूचक में जब डिटेक्ट करेगा, हमें तो क्योंकि देखना है,
तो ये जो तरंगे होंगी वो विद्युत संकेतों में परिवर्तित की जाएँगी, ताकि हम मॉनिटर में इसको देख सकें। तो विद्युत संकेतों में इनका परिवर्तन होगा जब ये वापस आ गई थी। तो जब विद्युत संकेतों को हमने मिल गए हमें, तब इनको हमने प्रतिबिंब उसमें बना दिया, ठीक है? और मॉनिटर पर या तो दिखा देख लिया या फिर इसका फ़िल्म पे, जैसे आपने देखा होगा कि फ़ोटो पहले कैसे आती थी फ़िल्म पे, या फ़िल्म पर इनका मुद्रण कर लिया। मतलब फ़ोटो जैसे एक्स-रे का होता है वैसे उस पे मुद्रित कर लिया ताकि हम देख पाएँ कि कैसा है, मतलब डॉक्टर देख पाएँगे कि क्या चीज़ है। तो जनरली वहाँ से तरंगे परावर्तित होके आई, विद्युत संकेतों में उनका परिवर्तन हुआ और ये विद्युत संकेतों की सहायता से हमने प्रतिबिंब या तो मॉनिटर पर देखा या तो फ़िल्म पर उनका मुद्रण देख लिया कि कैसे वो दिख रही हैं, जैसे एक्स-रे में दिखता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफ़ी, ठीक है? बहुत जगह ये यूज़ होती है। जैसे मैं कह रही थी अभी, जैसे ये पथरी वाला भी एग्ज़ाम्पल था, या कुछ देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। या फिर आपने ये जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट होते हैं, लेडीज़ होती हैं, तो उन प्रेग्नेंट लेडीज़ के पेट में बच्चे की मूवमेंट देखने के लिए, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है, ठीक है? मतलब गर्भ में भ्रूण की जाँच करने में भी, भ्रूण की जाँच यानी कि लड़का है या लड़की है, वो जाँच करना वो होता है, क्या होता है? जुर्म होता है, ठीक है? वो कानूनी एक अपराध होता है। लेकिन भ्रूण की जाँच करने में, उसके जन्मजात दोषों की, जेनेटिकली उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी एक प्रतिबिंब जैसे मॉनिटर पर तो पूरा दिख जाता है। और उसकी वृद्धि में, मतलब जैसे वो ग्रोथ हो रही है तो उसमें अनियमितताएँ हैं कुछ। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें उनका पता लगाने में, कि अच्छा उसको कोई दिक्कत है वहाँ पे, उसके पैर में कुछ डिफ़ॉल्ट है मान लिया, कुछ हाथ में कुछ दिक्कत है, ताकि उसकी जो मदर है उसको फिर कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएँ जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। ठीक है? इन चीज़ों में इसका यूज़ होता है। हमारे पास एक नेक्स्ट उपयोग, जैसे मैंने अभी बताया भी आपको, कि जैसे गुर्दे की छोटी पथरी होती है, वहाँ पे उसको बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी पराध्वनि तरंगों का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जैसे ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो उस जगह को साफ़ कर देती है जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, या जिसको साफ़ करना मुश्किल होता है। वैसे ही ये जो पथरी होती है, क्योंकि उच्च आवृत्ति की तरंगें पराध्वनि तरंगों के पास है, तो वहाँ पे ये छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ पाती है। ठीक है? उस उच्च आवृत्ति की वजह से। जो बाद में यूरिन यानी कि मूत्र के साथ बाहर आपके शरीर से निकल जाती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था। अब इसके बाद एक 2 इम्पोर्टेंट चीज़ और हैं जो पहले मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ। एक और चीज़ थी जो जिसका नाम है सोनार तकनीक। सोनार तकनीक यानी कि एक टेक्नीक होती है, ठीक है? ये सोनार वो वाला सोनार नहीं है जो जहाँ पे आप गहने वग़ैरह खरीदने जाएँगे सोने के या जो भी। ये सोनार एक टेक्नीक है जहाँ पे आप पराध्वनि तरंगों का यूज़ कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो इसका पूरा नाम क्या है? देखिए, एसओ का मतलब होता है साउंड, ठीक है? एनए का मतलब होता है नेविगेशन, यानी कि नेविगेट करना, पता लगाना, और आर का मतलब होता है रेंजिंग, ठीक है? और ए से आप एंड भी समझ सकते हो। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको बोलते हैं। जैसे आपको ये पता लगाना है कि ये समुद्र में यूज़ होता है, पानी की जगहों पे यूज़ होता है, ज़्यादातर समुद्र में। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ठीक है? जैसे अगर ये कोई शिप है, ये कोई बोट है या शिप है, अब यहाँ पानी के नीचे ये है पानी, नीचे ये सी बेड है ये। अब नीचे बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लिया कोई शिप डूब गई पहले की, वो है, उसका पता लगाना है। तो नेविगेट करना है इस पूरे शिप में कि क्या कुछ चीज़ें हैं कि नहीं है, रेंज करना है, उनकी दूरी का पता लगाना है, वहाँ पे सोनार टेक्नीक का यूज़ होता है। एक ऐसा यंत्र होता है जो पराध्वनि तरंगों को भेजता है समुद्र में, क्योंकि ये भी समुद्र में ही है, ये वाटर सरफेस है, ये सी बेड है, यानी कि नीचे ज़मीन, मतलब जो समुद्र में भी आपको पता है बहुत सारे माउंटेन्स भी होते हैं, उनका भी पता लगाने में, तो ये सी बेड है। यहाँ पे बहुत कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे उनकी वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल का पता लगाने में, अंडर वाटर लेकिन, ठीक है? पानी के नीचे, पानी में। अब होता क्या है कि यहाँ पे 2 चीज़ें लगी रहती हैं। एक होता है डिटेक्टर, डिटेक्टर यानी संसूचक, जो अभी हम देख रहे थे पराध्वनि संसूचक जो अभी पीछे काम कर रहा था उसमें, जैसे गुर्दे का प्रतिबिंब बनाने में या जैसे भी। और ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट करता है पराध्वनि तरंगों को। तो यहाँ से पराध्वनि, देखिए ये 2 एरो ऊपर की तरफ है ये वाली लाइन में, तो यानी कि यहाँ से तरंगे ऐसे जा रही हैं, ठीक है? अब जब तरंगे नीचे की तरफ गई, उनको दिख गया कुछ चीज़, वो इस पॉइंट से, जो ये नीचे वाला पॉइंट है यानी कि ये वाला, इससे वापस टकरा के आ गई और ऐसे आई, जिधर से आई उधर 2 ये वाले निशान। तो जब ये टकरा कर वापस आ जाती हैं, तो डिटेक्टर इनको डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ये आ गई। अब ये इको का यूज़ कर रहे हैं, इको यानी कि प्रतिध्वनि का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको इको रेंजिंग भी बोलते हैं, ठीक है? कि प्रतिध्वनि की हेल्प से आप दूरी का पता लगा रहे हैं।
तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो पराध्वनि तरंग है कितने टाइम पे आई, क्योंकि वेग जो होगा प्रतिध्वनि का वो तो हमें पता होगा, पराध्वनि तरंग का वेग हमें पता होगा जिस स्पीड से हमने भेजी होंगी। अब अगर हमने ये पता कर दिया कि टाइम कितना है, कितने टाइम में वो वापस आई है टकरा के, तो हम पता कर सकते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय से वेग हमें पता है। हमें ये पता चल गया कि समय कितने टाइम पे वो वापस आई, उससे हम दूरी निकाल सकते हैं। जैसे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किया, इको वालों में, इको के जो क्वेश्चन थे, है ना? प्रतिध्वनि के जो क्वेश्चंस थे, तो वैसे ही हम पता कर सकते हैं कि वो वस्तु कितनी दूरी पर है। ऐसे ही वस्तु की चाल का पता करने में, दिशा किस दिशा में है वो, उस चीज़ का पता करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है? बहुत सारे जैसे माउंटेन्स होते हैं नीचे, समुद्र के नीचे एक पूरी ऐसी सतह होती है जहाँ पे बहुत सारी माउंटेन की रिजिस चेन टाइप की होती है, उनका पता करने में, ये जो सी बेड है, ये कितना नीचे, कितनी गहराई है समुद्र की, वो पता करने में, बहुत सारी चीज़ों का। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है कि समुद्र की गहराई का पता करने में, पानी के नीचे पहाड़ है, घाटी है, आइसबर्ग है, या फिर कभी डूबे हुए जहाज होंगे, पनडुब्बी होंगे, उनका पता करने में इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। और दूसरा, तो चमगादड़ द्वारा पराध्वनि की उत्पत्ति, ये चमगादड़ है, यहाँ उसको दिख गया कि मुझे कुछ खाने के लिए है, तो मतलब जनरली उसको दिखेगा नहीं, वो क्या करता है रात में जैसे, वो यहाँ से पराध्वनि तरंगे भेजेगा, तो ऐसे नीचे वाले से उसने भेजी पराध्वनि तरंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसे गई, और यहाँ से अगर कोई चीज़ है, जैसे ये है, तो यहाँ से टकरा के वापस आ गई, तो इस तरीके से उसे पता चल गया, उसने डिस्टेंस पता कर ली, कितने टाइम पे आई और कितने वेग से उसने पराध्वनि तरंगे, तो उसको पता चल जाता है, ये सब उसके अंदर होता है, ठीक है? तो उसको पता चल जाता है, वो अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे वस्तु है, अब मुझे कोई शिकार मिलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे भी वो पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, ठीक है? तो इस वीडियो में आज हमने पराध्वनि तरंगों के अनुप्रयोग समझे, एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ ये यूज़ होती हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगें, ये तो इनके गुण हो गए, ठीक है? यहाँ पे सर्पिलाकार नली है, ऐसी जगह जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर पहुँचना कठिन है, जिनको साफ़ करना मुश्किल है, वहाँ पे इसका यूज़ होगा। ब्लॉक हैं, उनमें दरारें हैं धातु के ब्लॉक में या कुछ दोष हैं, उनका पता लगाने में, क्योंकि वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए ज़रूरी होता है। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत सारे यूज़ है, ईसीजी में हो गया, हृदय का प्रतिबिंब बनाना है, अल्ट्रासोनोग्राफ़ी यानी कि कुछ दिक्कत है आपके पित्ताशय में या जहाँ पे भी, वहाँ पे से आपको डिटेक्ट करना है, यानी पराध्वनि संसूचक के रूप में। फिर गुर्दे की छोटी पथरी को, उन पथरी को तोड़ने में, क्योंकि उच्च आवृत्ति के कारण वो टूट जाएँगी, ठीक है? तो इन जगहों पर पराध्वनि तरंगों का यूज़ होगा, ठीक है? आपको जनरली ये चीज़ें ऐसे लिखनी है, अगर एग्ज़ाम में आता है कि पराध्वनि तरंगों के अनुप्रयोग लिखिए, तो ऐसे लिखना है। पर आपको अगर ज़्यादा मार्क्स का है, तो आप उनको स्पेसिफ़ाई भी कर सकते हैं कि कैसे ये यूज़ हो रहे हैं, वो हम समझ गए, ठीक है? बाकी अगर स्पेसिफ़ाई स्पेशली इस पॉइंट पर आते हैं कि धातु के ब्लॉक जैसे दरारें हैं, अन्य दोष हैं, उनका पता आप कैसे लगाएँगे, तो उसको आप स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं अलग से, ठीक है? वरना आप ऐसे पॉइंट्स में लिखिए। तो अगली वीडियो में हम इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने सीखे हैं, उनको एक-एक एग्ज़ाम्पल लेके देखेंगे कि मतलब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सीखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।